NCERT book Social and Political Life for Class 7, Chapter 1 on Equality, Part 1। ओके तो बच्चों आपकी पॉलिटिकल बुक का फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी किसे कहते हैं बच्चों? समानता को, राइट, इक्वल। अब हम इस लेसन में इक्वालिटी यानी समानता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? लोकतंत्र को। आपने अपनी 6th क्लास की बुक में भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है ना। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहां पर लोगों का समान अधिकार हो, है ना। लोकतंत्र में जनता की समानता, है ना, जहां पर जनता की समानता है और जनता के द्वारा समानता है, ठीक है, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। और अब इसमें आपको बताया गया है कि द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यानी लोकतंत्र वाली जो सरकार है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, उनके जो की एलिमेंट्स हैं। अब इसमें क्या क्या आता है कि दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसमें क्या क्या चीजें आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, इसके की एलिमेंट में, कि लोगों की जो भागीदारी है वो किस में है, ठीक है। दूसरा, द रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब लोग जो हैं देश में वो अपनी लाइफ में, अपने डेली वेजेस में जिन जिन चीज़ों की डिफिकल्टीज फेस करते हैं उनके उनका सॉल्यूशन निकालना, उनकी उनकी प्रॉब्लम्स की बहुत ही मतलब इजी तरीके से, सरल तरीके से उनका क्या निकालना, समाधान निकालना, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, मतलब हम इसमें समानता के बारे में पढ़ेंगे और न्याय के बारे में, ठीक है। इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो इक्वालिटी है, जो समानता है, वो लोकतंत्र का सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है, सबसे अहम हिस्सा है डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। अब जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी जो भी कार्य प्रणाली है लोकतंत्र की, वो समानता द्वारा ही पॉसिबल है, मतलब इक्वालिटी पर ही बेस्ड है, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। अब इस चैप्टर में आप इक्वालिटी के बारे में और ज़्यादा जानोगे कि what it is exactly, इक्वालिटी है क्या, why it is important in democracy, लोकतंत्र में समानता की जरूरत क्यों है, ठीक है, इतना महत्व क्यों रखती है समानता। एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, क्या भारत में, इंडिया में हर एक पर्टिकुलर पर्सन इक्वल है सही मायनों में, क्या सच में समान है लोग यहाँ पर। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। अब सबसे पहले ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कांता की स्टोरी दी गई है उससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। अब यहाँ पर इलेक्शन यानी कि वोट डालते हैं ना बच्चों, उस दिन का बताया गया है, उससे रिलेटेड, कि एक कांता है लेडी, ठीक है, और वो अपनी फ्रेंड के संग, जिसका नाम है सुजाता, ठीक है, उसके संग वो वोटिंग लाइन में खड़ी है वोट डालने के लिए, ठीक है, जहां पर हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अमीर है या कोई बहुत गरीब है तो वो उनकी अलग अलग लाइन लगेगी, नहीं, यहाँ पर सभी को इक्वल तरीके से वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है। कोई अगर टीचर है, कोई बहुत बड़ा लाइक अगर सपोज राष्ट्रपति भी अगर वोट डालेगा तो वो उसी लाइन में खड़ा होके वोट डालेगा। ऐसा नहीं है कि कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई लेबर है तो उनकी अलग लाइन लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर सभी एक ही तरीके से वोट डालते हैं, ठीक है। जैसे तेजा सिंह है, ये कौन है? ट्रेडर। गिरीश राव स्टूडेंट है, वो भी उसी लाइन में खड़ा है। कांता जो है वो डोमेस्टिक वर्कर है, यानी कि वो घरों में काम करती है एज अ मेड, ठीक है। फिर यहाँ पर है सुजाता, वो उसकी फ्रेंड है, वो भी डोमेस्टिक वर्कर है, वो भी उसी लाइन में खड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक तरह से हमें इक्वल दिख रहा है ना, इक्वालिटी दिख रही है, समानता दिख रही है।
अब यहाँ पर दोनों लाइन में खड़े होकर के कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातें करती हैं दोनों। तो फिर कांता कहती है, isn't it good सुजा that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. वो कहती है कांता कि सुजाता कितना अच्छा है ना कि वोट डालने के लिए सभी इक्वल मतलब समान तरीके से यहाँ पर सभी समान लोग की तरह यहाँ पर खड़े हैं इस लाइन में। बल्कि वो कहती है कि यहाँ तक कि जो उसकी जैन साहिब है जहाँ पर जिनके घर में वो काम करती है वो भी इसी लाइन में खड़े हैं हमारे साथ। तो सुजाता कहती है यस। फिर आगे है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। फिर सुजाता कहती है कि जाओ कांता तुम्हारी बारी आ गई। फिर आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। ठीक है। अब यहाँ पर जो कांता है वो जब वोट डालने जाती है तो वो सोचती है कि वो उसको वोट देगी जिसने उनको उन लोगों को वादा किया है कि वो उनके एरिया में पानी का पाइप लगाएगा। ठीक है। पानी की उनकी सुविधा को हल करेगा, वो उसे वोट करेगी। फिर उसके बाद वोट डालने के बाद बच्चों, यस नमस्ते साहिब। अब जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा पहले भी कि कांता बताती है कि उसकी जो जैन साहिब हैं वो भी लाइन में ही खड़े हैं, है ना। तो जब वो वोट डालने के बाद बाहर आती हैं तो अपने जैन साहिब को देखती है और उनको नमस्ते करती है। फिर उसके जैन साहिब कहते हैं वी विल सी यू लेटर कांता, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सुजाता और कांता दोनों आपस में जाते हुए बात करती हैं, गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। कांता सुजाता को बताती है कि मेरी जो बेटी है गुड़िया वो बुखार में है और मुझे उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना है, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब हाउस फर्स्ट। फिर वो कहती है कि लेकिन मुझे सबसे पहले साहिब के घर का काम खत्म करना होगा एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और फिर मुझे उसके बाद उनसे थोड़े पैसे उधार लेने के लिए पूछना पड़ेगा। फिर जब वो घर पे जाती है, हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर, वो अपनी बेटी को कहती है कि इसे पी लो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल ओके। फिर वो कहती है कि हम शाम को कहाँ चलेंगे, हॉस्पिटल, जब मैं वापस आऊंगी तो हम हॉस्पिटल चलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो बाहर निकलती है बाहर जाने के लिए, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ओफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड। जो वो बाहर आती है और देखती है कि इतना जो ये कचरा पड़ा हुआ है उसकी बस्ती के बाहर, इतनी गंदगी फैली हुई है, वो कहती है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जाहिर सी बात है कि उसकी बस्ती के बाहर जो इतनी गंदगी है वो उसकी बेटी गुड़िया इसी वजह से बीमार पड़ी है। फिर उसके बाद जब वो काम पर जाती है तो उसकी जो मालकिन है वो उससे कहती है मेक श्योर डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। वो कहती है कि हर एक कोने को अच्छे से साफ कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद उसी शाम को जब वो वापस आने आने से पहले अपनी मालकिन से पैसे एडवांस मांगती है, उधार मांगती है, तो उसकी मालकिन कहती है कि हियर इज योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। ये उधार ले लो लेकिन इसकी आदत मत बना लेना। तो वो कहती है नो मैडम। फिर उसके बाद जो वो लाइन में खड़ी होती है हॉस्पिटल की लाइन में अपनी बेटी को दिखाने के लिए, तो वो अपनी बेटी से कहती है बेटा थोड़ी देर और रुको। फिर वो लाइन में खड़े खड़े सोचती है कि जैन मैडम एंड जैन साहिब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट। अब वो कहती है कि जैन साहिब और मैडम वोट डालने के लिए उस लाइन में खड़े हो गए, पर क्या बट दे हैव नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। फिर वो कहती है कि अगर उनका बच्चा बीमार होगा तो वो हॉस्पिटल की लाइन में शायद कभी खड़े नहीं होंगे। ठीक है। तो बच्चों इस स्टोरी से आपने क्या समझा कि एक तो थी वोट की लाइन, है ना, वोटिंग लाइन थी, और एक क्या है हॉस्पिटल लाइन। तो वो यही चीज सोचती है कि जो जैन साहब है वो यहाँ तो खड़े हो गए वोट की लाइन में, लेकिन क्या वो हॉस्पिटल की लाइन में खड़े होंगे अगर उनका बच्चा कभी बीमार होगा तो एक तरीके से देखा जाए तो वो सही दिशा में सोच रही है। फिर उसको इक्वालिटी के ऊपर ना थोड़ा डाउट होने लगता है कि क्या सच में इक्वल है हम सब,
क्योंकि वोटिंग लाइन में खड़े होना, अब चाहे वो कितना भी पैसे वाला आदमी हो, कितना भी गरीब इंसान हो, वो उसी लाइन में खड़े होके वोट देगा। लेकिन हॉस्पिटल की लाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जैन साहिब और जैन मैडम है वो क्या है, रिच है, अमीर है, पैसे वाले हैं, है ना। तो बच्चों आपको भी पता होगा कि डॉक्टर को फोन करके घर पे भी बुलाया जा सकता है ना। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा, अगर वो हॉस्पिटल में भी अपने बच्चे को लेकर आते हैं जैन साहिब, तो वो लाइन में कभी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि द रीजन इज बिकॉज उनके पास पैसा है और उन्हें शायद कोई अंदर जाने से रोकेगा भी नहीं, राइट। तो इस हिसाब से कांता जिस दिशा में सोच रही थी वो बिल्कुल सही है। आगे है बच्चों, इक्वल राइट टू वोट। अब वोट के लिए इक्वल राइट, मतलब जब वोट दिए जाते हैं तो सबको समान अधिकार दिया जाता है, ठीक है। अब जैसा कि आपने इस कांता की स्टोरी पढ़ी है ऊपर, द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। वो अपनी लाइन में खड़े होके, वोटिंग की लाइन में खड़े होके वो वेट कर रही होती है अपना, है ना, ये उससे शुरू होती है ना स्टोरी। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर। अब यहाँ पे आप एक बारी फिर से देख सकते हो इस चीज को, कि उसके संग लाइन में जो जो खड़े थे, उसने उसको उन सभी लोगों को पहचान लिया था, है ना। कांता रिकॉग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटेलाल हर नेबर। उसने अशोक जैन को भी लाइन में खड़े हुए पहचान लिया था, और अपने जो पड़ोसी हैं छोटेलाल, उनको भी पहचान लिया था। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, अब भारत जैसे लोकतंत्रीय देश में, है ना, इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में, ऑल अडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, ठीक है। अब भारत जैसे लोकतंत्र देश में जितने भी लोग हैं, मतलब कि जितने भी अडल्ट्स हैं, है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, उनकी एजुकेशन कैसी भी हो, चाहे वो 5वीं फेल हो, चाहे वो 8वीं पास हो, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे उन्होंने पीएचडी एलएलबी कर रखी हो, ठीक है, व्हाट कास्ट दे आर, वो किस कास्ट के हैं, और वेदर दे आर रिच और पुअर, अब वो अमीर है या गरीब है, उन्हें सभी को ही वोट देने का अधिकार है, ठीक है। This, as you have already read in class 6 book, is called universal adult franchise। अब इस चीज को आप अपनी 6 क्लास में पहले ही पढ़ चुके हो, कि इस चीज को हम क्या कहते हैं, जो राइट टू वोट है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। मतलब जिसमें सभी को समान अधिकार है वोट डालने का, जितने भी अडल्ट्स हैं, ठीक है। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण अंग है, एक बहुत ही मतलब जरूरी एस्पेक्ट है जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, उन सभी के लिए। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। अब जो अडल्ट फ्रेंचाइजी है वो किस पे बेस्ड है, इक्वालिटी पे, समानता पे बेस्ड है। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट इन अ कंट्री, क्योंकि ये क्या दर्शाता है हमें कि जो भी कोई इंसान है कंट्री में, चाहे वो मेल हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, वो irrespective of their wealth and communities he she belong to has one vote। वो किसी भी जाति का हो, ठीक है, कैसा भी कमाता हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, कैसी भी उसकी एजुकेशन हो, उसको एक वोट का अधिकार है, समान रूप से एक वोट देने का अधिकार हर किसी को है, ठीक है। नाउ अब आगे है, कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट। अब कांता जब उस लाइन में खड़ी थी ये सुबह वोटिंग लाइन में, तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी, वो क्या थी, उत्सुक थी, और ये देख कर के वो खुश भी थी कि
उसके जो जैन साहब हैं और उसके जो पड़ोसी हैं वो भी लाइन में खड़े हैं। तो उसको मतलब ऐसा फील हो रहा था कि वो उन्हीं लोगों के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, ये देख करके कि वो उसी लाइन में खड़े हैं और उन लोगों के पास भी सिर्फ एक वोट का अधिकार है, वो भी एक वोट के अधिकारी है। ठीक है, बट एज हर डे गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। कांता के मन में जैसे जैसे दिन बीतता है, उसके मन में ये डाउट आने लगता है कि एक्चुअल में इक्वालिटी क्या है। ठीक है, वॉट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। अब वो क्या वजह है कि कांता के मन में इक्वालिटी को लेकर के, समानता को लेकर के डाउट आता है। लेट्स टेक अ लुक एट डे इन हर लाइफ। अब हम ये चीज कैसे जान सकते हैं, उसके डेली रूटीन के, मतलब उसका जो दिन शुरू हुआ था, उसकी जो दिनचर्या है, हम उस बेसिस पर इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। अब कांता कहाँ रहती है, स्लम में, झोपड़पट्टी में, है ना। और उसके घर के बाहर, उसकी झोपड़ी के बाहर क्या है, ड्रेन, मतलब नाली है, कूड़ा करकट फैला हुआ है, राइट, मतलब गंदगी है। हर डॉटर इज सिक, उसकी जो बेटी है वो बीमार है, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क, लेकिन वो अपने काम से एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले सकती। क्योंकि बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। क्योंकि उसे काम करके अपने जो मालिक है उससे पैसे उधार लेने हैं अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाने के लिए, राइट। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। अब वो क्या काम करती है कांता, डोमेस्टिक वर्क, है ना, मतलब घर के काम काज करती है दूसरों के घर में, तो वो ऑलरेडी काम उसको पूरे दिन में थका देता है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। और उसके बाद दिन के अंत होते होते शाम को उसे फिर से किस में लगना है, हॉस्पिटल की लाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद दिस लाइन in front of the government hospital is unlike the one in the morning because अब वो सोचती है, जब वो वहाँ हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी होती है, कि जो सुबह की लाइन थी और अब वाली लाइन में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि वोटिंग की लाइन में तो सभी क्या थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी थे, कम पढ़े लिखे भी थे, लेकिन वो एक ही लाइन में खड़े थे। लेकिन हॉस्पिटल की लाइन में उसने ये चीज नोटिस करी कि जितने लोग हैं जो हॉस्पिटल की लाइन में बाहर खड़े हुए वेट कर रहे हैं, वो जनरली क्या है, गरीब हैं। ठीक है, ये सोच के ही उसके मन में क्या आता है, इक्वालिटी को लेकर के डाउट आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, राइट। नाउ अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी। अब बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे और अलग तरह की, और मतलब असमानता है और तरह की। ठीक है, अब जैसे आपने कांता की स्टोरी पढ़ी, उसमें आपने क्या समझा कि उसमें किस तरह की इनइक्वालिटी थी। जैसे कि आप मानो उसमें कांता गरीब थी, है ना, और जैन साहिब क्या थे, अमीर आदमी थे, है ना, और वो उनके वहां पे काम करती थी। अब कांता की बेटी बीमार थी, लेकिन वो एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले सकती थी, क्योंकि अब भाई वो छुट्टी ले लेगी तो वो पैसे कहाँ से जुटाएगी, है ना, उसे पैसे ही नहीं मिलेंगे। अब वो उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास कैसे दिखाएगी। तो सीधी सी बात है, उसे काम पे जाना जरूरी था उसका। अब वही दूसरी तरफ जो जैन साहेब है ना, अब उस एक तरफ तो कांता का काम पे जाना जरूरी था पैसों के लिए, है ना, दूसरी तरफ जो जैन साहेब थे, अगर हम उनका एग्जाम्पल लें, तो बच्चों जैन साहब तो अमीर है ना, पैसे वाले हैं। अब उनका बेटा या बेटी बीमार होगा तो वो एक दिन की छुट्टी तो क्या, वो तो 4-5 दिन की छुट्टी ले लेंगे, उन्हें तो 4-5 दिन की छुट्टी में भी कोई ऐसा खासा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनके पास पैसा है। और दूसरा पॉइंट इसमें मेन क्या है कि जो हॉस्पिटल की लाइन थी, अब उसमें कांता ने क्या नोटिस करा कि मोस्टली लोग क्या थे, गरीब ही खड़े हुए थे वहां पे लाइन में, है ना।
जो अमीर आदमी है वो एक भी नहीं था। तो उसी तरीके से हम अगर जैन साहिब को देखें तो वो या तो अगर उनके बच्चे का इलाज करवाना होगा उनको, तो या तो वो डॉक्टर को अच्छी खासी फीस दे करके घर पे बुला लेंगे, है ना, तो लाइन का झंझट ही नहीं रहेगा उनके लिए। दूसरा, या तो वो क्या करेंगे, अगर हॉस्पिटल में लेके जाएंगे अपने बच्चे को तो वो लाइन में खड़े नहीं होंगे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे करके वो सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, ये दोनों के बीच में इनइक्वालिटी हुई, असमानता हुई, है ना। तो जैन साहब और कांता की स्टोरी से हमने क्या पढ़ा, हमने गरीबी को लेकर के ये असमानता पढ़ी। ठीक है, तो उसमें ये कौन सी वाली असमानता थी, गरीबी अमीरी वाली। ठीक है, अब हम यहाँ पे दिखाते हैं कि कांता is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote। अब हमें यहाँ पे बताया है कि कांता लोकतंत्र वाले देश में ऐसे उन लोगों में से है जिनको वोट देने का अधिकार है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। जिनको वोट देने का तो अधिकार है इक्वल तरीके से, लेकिन उनके जो डेली लिविंग है, मतलब उनकी जो पूरे दिन की जो दिनचर्या है, जो डेली वेजेस पे वो काम करते हैं जिस भी तरीके का, उनसे वो काफी दूर है। मतलब इक्वालिटी जो समानता है वो उनके दिनचर्या के हिसाब से काफी कोसों दूर है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। अब जो गरीब है ना, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी। जो गरीब हैं वो इंडिया में कई तरह की इनइक्वालिटी, जो असमानता है वो फेस करते हैं गरीबी के अलावा। ठीक है, गरीबी तो एक तरीके से वो तो बहुत कॉमन सी चीज है ना, अमीरी और गरीबी। लेकिन गरीबी अमीरी के अलावा और भी कई तरह की समानताएं हैं जो भारत में एक्सपीरियंस मतलब देखी जाती है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। अब नीचे आपको दो स्टोरीज दी गई हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हो इनइक्वालिटी को। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स in people's lives and reflects the different kind of inequalities that exist in India। अब जो स्टोरी आप पढ़ोगे बच्चों नीचे, वो रियल बेस्ड है ना, असली कहानियां हैं, और जिससे जिस जो मतलब असमानता को प्रभावित करती है इंडिया में। ठीक है, जैसे आपको पहली दी गई है, one of the more common forms of inequality in India is the caste system। अब असमानता का जो सबसे कॉमन इनइक्वालिटी है, असमानता, वो क्या है, कास्ट सिस्टम, यानी कि जातिगत भेदभाव। जो जातिगत भेदभाव है, जाति को लेकर के जो भेदभाव किए जाते हैं वो इंडिया में बहुत ही कॉमन है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कई तरह की वो जातियां होती है ना। तो इफ यू लिव इन रूरल इंडिया, यानी रूरल मीन्स ग्रामीण, गांव में रहने वाले इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। यहाँ में बताया गया है कि अगर आप गांव में रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो आप जाति को लेकर के, उसकी मतलब कास्ट आइडेंटिटी को लेकर के आप बहुत ही कम उम्र में उसको एक्सपीरियंस्ड कर लेते हो। मतलब जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव, उसे बहुत जल्दी ही देख लेते हो। इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अर्बन मीन्स शहरी, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, शहर में रहते हो, सम ऑफ यू माइट थिंक, उनमें से आप कुछ लोग सोचोगे, दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो कास्ट पर मतलब जाति पर इतना बिलीव नहीं करते। ठीक है, बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब बच्चों, शहर में रहने वाले लोग, जैसे हम जैसे लोग हैं, सोचते हैं कि अ, शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो जाति पर इतना ज्यादा गौर नहीं करते, वो इन सब चीजों को इतना नहीं मानते, लेकिन ये गलत है। ठीक है, बल्कि शहर के लोग भी
अब आप एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आपको देखो न्यूज़पेपर के कुछ यहाँ पे कटआउट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ये क्या है, मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स किसे कहते हैं, जो शादी के लिए एड्स दी जाती है ना अपने बच्चों के लिए। आपने न्यूज़पेपर कभी देखना हो, उसमें मैट्रिमोनियल सेक्शन में आप देखना, एक अलग से कॉलम बना हुआ होता है पंजाबी का, है ना, एक अलग से बना होता है क्षत्रिय का, अलग से बना होता है हिंदू का। तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि सबको अपनी ही जाति के बेटे या बेटी के उसके लिए चाहिए। ठीक है, लड़का या लड़की। You will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians. अब यहाँ पे बताया गया है कि शहर में रहने वाले लोग भी, जो कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इतने हाईली एजुकेटेड होते हैं, होने के बावजूद भी उनके दिमाग में जो कास्ट है, जो कास्ट सिस्टम है, वो कितना मायने रखता है, वो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हमें यहाँ पे ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने बेटे या बेटी के लिए, अब बच्चों जैसे आप कहीं पर जैसे जिस कास्ट में आप पैदा हुए हो, है ना, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसी में ही, उसी कास्ट में ही आपकी शादी हो, है ना, तो ये उसी तरीके से एड्स दी जाती हैं कि उनको उन्हीं के कास्ट की लड़की चाहिए या उन्हीं के कास्ट का लड़का चाहिए अपने बच्चे के लिए, है ना, वो उसी में ही शादी करेंगे, वो किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी नहीं करेंगे या लड़के से शादी नहीं करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से इस चीज को यहाँ पर समझाया गया है कि जैसा गांव में अभी भी इस चीज जातिगत भेदभाव जो है वो शहर में भी है। ठीक है, नाउ let us read a story about experiences of a Dalit child attending school. अब यहाँ पर हम स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के थ्रू पढ़ेंगे इस चीज को, इनइक्वालिटी को उसने कैसे फेस करा है, असमानता को। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन क्लास 6 बुक। अब आपने 6 क्लास में अपनी दलित्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, कि दलित किसे कहते हैं, कौन होते हैं। दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस themselves। अब दलित एक ऐसा शब्द है जिसे नीची जाति के जो लोग हैं वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप के बारे में बताने के लिए खुद को दलित कहते हैं, है ना, दलित वर्ड अपने लिए यूज करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, दलित का मतलब, दलित शब्द का अर्थ क्या होता है, ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। अब बच्चों पहले के टाइम में जो लोग थे, है ना, उन्होंने मेजोरिटी से क्या करा कि जातियां जो थी यानी कास्ट जो थी वो डिवाइड कर दी, राइट, कि ब्राह्मण इस लेवल पे होंगे, क्षत्रिय इस लेवल पे होंगे, है ना, शूद्र इस लेवल पे होंगे, और जो नीची जाति के लोग होंगे वो इस ऐसे होंगे, है ना, उन्हें दलित कहा जाएगा, है ना। उन्हें क्या कर दिया, दलित घोषित कर दिया कि वो नीची जाति के हैं। उनके जो काम है, हर एक के काम डिसाइड कर दिए कि वो क्या काम करेंगे। अब दलित को क्या कर दिया कि वो जैसे कि गंदगी साफ करना, मल साफ करना, है ना, नाले नालियां साफ करना, इन चीजों के लिए उनको रख दिया। क्यों, क्योंकि वो नीची जाति के हैं, राइट। दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब क्या होता है, भेदभाव। अब जो नीची जाति के लोग हैं वो अपने आप को दलित कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो ये जताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं खुद को दलित कहकर कि आज से पहले के टाइम में, आजादी से पहले के टाइम में जो भेदभाव उनके साथ होता था वो आज प्रेजेंट के टाइम में भी, आज भी उनके संग वो चीजें हो रही हैं। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। अब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो फेमस दलित राइटर हैं, यानी लेखक हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन ही राइट्स। अब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं, अपने बारे में खुद लिखना।
उन्होंने खुद अपने बारे में जिस किताब में लिखा है उसका नाम है झूठन। झूठन में उन्होंने लिखा है कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी कक्षा में सबसे अलग बैठता था, मतलब दूसरे बच्चों से दूरी पे बैठता था, अलग बैठता था। दैट टू ऑन द फ्लोर, और वो भी कहाँ पर, जमीन पर। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। वो कहते हैं कि जो चटाई थी जिस पर सब बच्चे बैठा करते थे, अब उन्होंने कहा कि मैं दूरी पे बैठता था, है ना, तो वो जब डिस्टेंस दे करके बैठते थे तो वो चटाई वहां तक खत्म ही हो जाती थी, तो उन्हें जमीन पर ही बैठना पड़ता था। ठीक है। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर, और कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे दरवाजे के पीछे ही बैठना पड़ता था। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, और कई बार ऐसा होता था कि वो मुझे बिना वजह पीट दिया करते थे। When he was in class 4, the headmaster asked ओम प्रकाश to sweep the school and the playground. उन्होंने कहा कि जब वो चौथी क्लास में थे, फोर्थ क्लास में थे, तो उनके हेडमास्टर ने उनसे कहा कि ओम प्रकाश, की तुम्हें स्कूल और प्लेग्राउंड की सफाई करनी है। ठीक है। He writes, the playground was the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, उन्होंने कहा जो प्लेग्राउंड था वो इतना ज्यादा बड़ा था मेरी सोच से और मेरी समझ से और मेरी फिजिक से कि मैं उसकी सफाई करूं। जिसकी सफाई करते करते माई बैक बिगेन टू एक, उसकी सफाई करते करते मेरी कमर टूट गई दर्द की वजह से। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरे सफाई करते वक्त मेरे जो पूरा फेस है उस पर धूल मिट्टी जम गई। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, उन्होंने कहा कि मेरे पूरे मुंह के अंदर तक भी मिट्टी चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, उन्होंने कहा कि मेरी कक्षा के जो बच्चे थे, सारे बच्चे थे वो पढ़ रहे थे और मैं क्या कर रहा था, सफाई कर रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, जो हेडमास्टर थे वो अपने रूम में बैठे हुए थे लेकिन उनकी नजर मुझ पर ही टिकी हुई थी। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और वो लिखते हैं कि मुझे यहाँ तक कि पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। आई स्वेप्ट द होल डे, मैं पूरे दिन झाड़ू लगाता रहा। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टेकल। वो कहते हैं कि स्कूल के हर एक खिड़की और दरवाजे से सभी टीचर्स, सारे अध्यापक और सारे बच्चे स्कूल के, वो ये सारा तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for the next couple of days. उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश, वो कहते हैं कि ओम प्रकाश को अगले 2 दिन तक स्कूल की और स्कूल के प्लेग्राउंड की सफाई करनी थी। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर, और ये तब तक चलता रहा जब तक कि हु हैपन टू बी पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग, जब तक कि उन्होंने फादर ने उनको वहां से गुजर के अपने बेटे को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा। अब क्या हुआ था कि बच्चों, और अगले 2 दिन के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू लगानी थी, है ना, स्कूल में और प्लेग्राउंड में। तो जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो उनके जो फादर थे, ओम प्रकाश के जो फादर थे, वो वहीं से गुजर रहे थे। ठीक है, स्कूल से, स्कूल के रास्ते से, तो उन्होंने अपने बेटे को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देख लिया था। तभी वो स्कूल में अंदर आए और उन्होंने टीचर से बात करी। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड। अब उन्होंने कन्फ्रंट यानी सामना करना। वो ओम प्रकाश के जो फादर थे उन्होंने टीचर्स का बहुत ही, मतलब साहसपूर्ण, बहुत ही कॉन्फिडेंस से टीचर्स का सामना करा। वो बहुत गुस्से में थे कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ने आता है या फिर झाड़ू लगाने आता है, और वो गुस्से में अपने बेटे को वहां से हाथ पकड़ के स्कूल के बाहर ले जाने लगे। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, और उन्होंने ले जाते हुए जोर से तेज आवाज में कहा ताकि सब लोग सुन ले।
सारे टीचर हेडमास्टर जो भी थे ताकि वो सारे सुन ले, यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ, अध्यापक तुम टीचर हो इसीलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, बट रिमेम्बर दिस मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हेयर इन दिस स्कूल। उन्होंने कहा लेकिन एक चीज याद रखना मास्टर, मेरा बेटा यही इसी स्कूल में पढ़ेगा, एंड नॉट जस्ट हिम, और बल्कि यही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, लेकिन उसके बाद और भी कई आएंगे पढ़ने के लिए। मतलब बच्चों आपने बेसिकली इसमें क्या समझा, उन्होंने अपनी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था उन्होंने इसमें क्या बताया कि उन्होंने अनुभव किया जातिगत भेदभाव को, है ना, क्योंकि वो दलित थे, स्कूल में उनको अलग बिठाया जाता था, है ना, दूरी पे बिठाया जाता था, राइट। और उनको जब दूरी पे बिठाया जाता तो उन्हें जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ होता था ना वो भी उन्हें क्लियर नहीं दिखता था, ये सारी डिफिकल्टीज उन्होंने फेस करी अपने बचपन में, है ना। तो हमें इसी इनइक्वालिटी के बारे में इसमें इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि दलित होने के कारण उनको किस किस वजह से क्या क्या करना पड़ा और सहना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आप देखो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी झूठन, उसका जो कवर पेज है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज बींग ट्रीटेड अनइक्वली। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि आपको क्यों लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उन्हें बिल्कुल असमानता, बिल्कुल अलग ट्रीट किया गया उनके टीचर्स के थ्रू और क्लासमेट के थ्रू। इमेजिन योर सेल्फ एज ओम प्रकाश। अब आप सपोज करो कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि हो और आपको 4 लाइनें लिखनी है कि आपको अगर ये सब सहना पड़े तो आपको कैसा फील होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, ओके सो बच्चों पहली स्टोरी में आपने वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ा, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में किस तरह की डिफिकल्टीज फेस करी बिकॉज ऑफ दलित, क्योंकि वो दलित थे, है ना। तो अब यहाँ पे हमें दूसरी एक स्टोरी बताई गई है, ठीक है, उसको हम रीड करते हैं। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट took place in one of India's largest cities and is common practice in most part of the country। अब जो दूसरी स्टोरी है बच्चों वो किस पे आधारित है, एक रियल इंसिडेंट पे है कि इंडिया के एक शहरी उसमें मतलब एक बड़े से उस शहर में ये घटी थी और ये बहुत ही मतलब कॉमन है, बहुत ही आम है ऐसा होना कंट्री में, अभी भी, इवन अब भी इस टाइम पे भी कई हिस्सों में ऐसी ये घटनाएं अभी भी होती हैं। ठीक है, इट इज अ स्टोरी ऑफ इट इज अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। अब ये किसकी स्टोरी है, मिस्टर और मिसेस अंसारी की। ठीक है, who were looking to rent an apartment in city। अब वो शहर में रेंट पर मकान देखना चाहते हैं, किराए पर, है ना। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ वो पैसे वाले थे, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए वो किराए पर मकान लेना चाहते थे। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। अब वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं मकान ढूंढने के लिए, ठीक है, ताकि वो उनकी हेल्प कर सके मकान ढूंढने में। द डीलर informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent। जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो उन्हें बताता है कि कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मकान हैं जो वो जानता है कि वो किराए पर उन्हें मिल जाएंगे। ठीक है, दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, वो पहले मकान में जाते हैं, एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। अब जब वो पहले मकान को देखने जाते हैं ना तो वो पहला मकान ही उन्हें बहुत पसंद आ जाता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस मकान को ले लेंगे, ठीक है, इसी मकान में रह लेंगे। हाउ एवर वेन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स। अब जब लैंड लेडी किसे कहते हैं, मकान मालकिन को, ठीक है, अब जब मकान मालकिन को पता चला कि उनका जो नाम है वो क्या है, अंसारी।
अब बच्चों अंसारी से आप समझ सकते हो कि अंसारी क्या है, मोमडन नेम है ना, सरनेम। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ कौन थे, मुसलमान थे वो। उसे जब पता चला कि वो मुसलमान है, उनके नाम से जब उसे पता चला, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट। अब वो एक बहाना बना देती है मकान ना देने के लिए कि वो ऐसे लोगों को मकान में नहीं रख सकती जो नॉन वेज खाते हो, है ना, जो मीट खाते हो, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंस। वो कहती है मकान मालकिन के पूरी बिल्डिंग में ऐसा कोई नहीं है जो नॉन वेज खाता हो, इसी वजह से वो उन्हें मकान नहीं दे सकती। अब उसने असली बात ना बता करके उसने ये बहाना लगा दिया, ठीक है, कि वो किसी नॉन वेजिटेरियन को सॉरी हाँ, किसी नॉन वेजिटेरियन को वो मकान में रहने के लिए की इजाज़त नहीं दे सकती। Both the Ansaris and property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. और तभी जो अंसारीज थे और जो प्रॉपर्टी डीलर था वो हैरान हो गए इस बात को सुन के। और वो हैरान इसलिए हो गए क्योंकि पड़ोस से ही उनके मच्छी बनने की स्मेल आ रही थी। कोई मच्छी पका रहा होगा उस वक्त, तो उसकी स्मेल उनको आ रही थी, तो उन्हें पता चल गया था साफ साफ कि जो मकान मालकिन है वो हमसे झूठ बोल रही है, ठीक है। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। जब वो और दो तीन मकान देखने गए तो वहां पर भी उनको यही एक्सक्यूज करके उनको मना कर दिया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. कुमार। अब जब उनको हर जगह से ये मना किया जा रहा था कि वो उन्हें मकान नहीं दे सकते, तो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने कहा कि अंसारीज को कि क्यों ना आप अपना नाम चेंज कर लें और उसकी जगह पर आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार बन जाएं। तो द अंसारीज वर रिलक्टेंट टू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। अब जो अंसारीज थे वो इस बात से खुश नहीं थे कि वो अपना नाम चेंज कर लें। और फिर देखा जाए तो बच्चों ये सही है, वो अपना नाम चेंज करे भी तो क्यों करे, जस्ट बिकॉज ऑफ घर लेने के लिए? ये गलत है। जब उनका ऑलरेडी नाम है तो वो अपना नाम चेंज क्यों करेंगे, राइट? इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड अ लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना नाम चेंज नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि हम और मकान देखेंगे। फिर करते करते एंड में ढूंढते ढूंढते उन्हें एक महीना हो गया। उसके बाद उन्हें एक घर मिला जहाँ पर मकान मालकिन ने उसको उन दोनों को वो घर किराए पर रहने के लिए दे दिया, ठीक है। तो बच्चों इस वाली स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि जाति के नाम पे, है ना, जाति के भेदभाव पे उन्होंने घर देने के लिए मना कर दिया किराए पर। क्यों? क्योंकि वो क्या थे, मुसलमान थे, है ना। सिर्फ इस वजह से उन्होंने उसको नहीं दिया। और ये चीजें बच्चों आज प्रेजेंट के टाइम में भी अभी भी होती हैं, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, है ना, किस तरह की इनइक्वालिटी लोगों को अभी भी फेस करनी पड़ती है। नाउ व्हाई डू यू थिंक द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अंसारीज को इक्वली नहीं समझा गया, है ना, उनको असमानता फेस करनी पड़ी? वॉट डू यू डू इफ यू वर इन अंसारीज पोजिशन? आप क्या करते अगर आप उनकी जगह पर होते एंड कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू लिव बिकॉज सम पीपल डिड नॉट वांट टू लिव नेक्स्ट टू यू बिकॉज ऑफ द रिलीजन? आपके रिलीजन की वजह से, आपके जाति की वजह से कि आप किस धर्म के हो, है ना। अब जो अंसारीज थे वो मुसलमान थे, है ना, और किस धर्म को मानते थे? मोमडन्स थे, है ना। तो इसीलिए रिलीजन के बेसिस पर अगर आपको कोई इस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आप उसमें क्या करोगे, आपसे यहाँ पे वो पूछा गया है, ठीक है।
Okay, children, we will cover most of part of the lesson, and in our next video, we will complete the rest of the lesson. Till then, keep watching. Thank you.